हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पीवाईक्यू सेमेस्टर 3 का, और जो कि 2022 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में 3 केस लॉ इन्वॉल्व हैं। केडी कामत वर्सेस सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा है कोक्स वर्सेस हिकमैन, और थर्ड है मॉलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इन तीनों केस लॉज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रीफली उनको थोड़ा सा बताऊंगा, सिर्फ रेशियो फैक्ट वगैरह सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और इसकी पीडीएफ जो है इस वीडियो की आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम लो बाइट्स 906। बाकी केसेस की भी वीडियो पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछा गया है। बेसिकली मैं सिंपली बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है किस चीज़ के बेस्ड है। जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट का, उसके रिगार्डिंग है ये। उसमें एक टर्म है कि जो बिजनेस है वो कैरी ऑन किया जाएगा फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग के बेसिस पे पार्टनर माना जा सकता है? सपोज करो आपका एक बिजनेस है और आप मेरे को उसमें प्रॉफिट में शेयर कर रहे हो, आप मेरे को उसका प्रॉफिट का कुछ शेयर दे रहे हो, तो क्या मैं आपका उस बिजनेस में पार्टनर हो जाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ मेयरली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विल डिसाइड दैट वी आर पार्टनर, और देर आर अदर फैक्टर्स विच विल बी हैविंग ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द पार्टनरशिप? तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है रिवॉल्व करता है इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट अपीयर्स टू बी नाउ एस्टेब्लिश that although a right to participate in profit of trade is a strong test of partnership, कि ये माना जाता है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है इन एनी ट्रेड इज ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एंड दैट देयर मे बी केसेस वेयर फ्रॉम सच पार्टिसिपेशन अलोन, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग की वजह से, सच पार्टिसिपेशन इन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अलोन, इट मे एज ए प्रिजम्पशन ऑफ नॉट ऑफ लॉ बट ऑफ फैक्ट। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जिसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या है? सपोज करो कि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि जो 7 साल से नीचे का बच्चा है वो कोई भी क्राइम कर नहीं सकता, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ठीक है। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग आप प्रिज्यूम कर लेते हो पहले से ही, फिर उसको डिसप्रूव करना होता है पार्टी को। not but of fact be inferred, yet that whether that relation does or does not exist must depend on the real intention and the conduct of the party। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी। बेसिक क्रक्स जो है इसका ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टनर जो आपस में किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट की, क्या वो पार्टनर्स हो जाएंगे, या फिर और भी बहुत सारी रियल इंटेंशंस क्या हैं उनके जो शेयरिंग हो रही है प्रॉफिट की उसके पीछे की, ये सब भी देखी जाएगी। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द इसेंशियल एलिमेंट्स एंड द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली इसेंशियल एलिमेंट एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्या कह रहा है ये? सेक्शन 4 को डिस्कस कर दो भाई, सीधा सीधा सेक्शन 4 को इलेबोरेट करके दिखाना है, और क्या करना है, केसेस जो भी उसके रिगार्डिंग है वो सारे बताने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक बार हम सेक्शन 4 को देखेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग केस भी देखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें 3 केस इन्वॉल्व हैं, उसकी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, 10-10 मिनट की है, छोटी सी है। आप जा करके उसको जरूर देखें। केडी कामत, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, मोलो मार्च वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तीनों केस अगर आप पढ़ोगे तभी इसका आंसर अच्छे से लिखा जाएगा। चलिए छोटा सा एक इंट्रो रखते हैं। पार्टनरशिप इज ए form of business organization where two or more persons joins together for jointly carrying on some business। एक छोटा सा इंट्रो रखा, उसके बाद सेक्शन 4 एज इट इज, अगर आपको याद रह जाता है सेक्शन 4 तो आप सेक्शन 4 लिख सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के ये सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया और सीधा इसेंशियल एलिमेंट को भी आप लिख सकते हो। तो मैं एक बार सेक्शन 4 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पार्टीज हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट,
एक रिलेशन है पार्टीज के बीच में, और एग्रीड वो सब क्या है, वो पार्टीज के आपस में एग्री हुए हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट भी निकल के आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, कि उनके बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट की वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट की हैं, और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो भी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन, एक पार्टनरशिप तभी होगी जब वो किसी बिजनेस को कैरी कर चला रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक दो ट्रांजैक्शंस के लिए वो पार्टनरशिप बनाई और वो फिर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो पार्टनरशिप को या तो कैरी कौन कर सकता है, ऑल, सारे के सारे मेंबर्स कलेक्टिवली, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक पर्सन भी उसको कैरी ऑन कर सकता है बशर्ते वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा हो, मतलब सबके एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हो वो। यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है म्यूचुअल एजेंसी का, कि पार्टनरशिप में कोई भी एजेंट, दोनों के दोनों जो पार्टनर्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, एजेंट भी होंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होंगे एट द सेम टाइम। तो इसको इसेंशियल एलिमेंट्स में हमने ब्रेक कर लिया है। पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है, एक्टिंग एज प्रिंसिपल। एक्टिंग एज प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सपोज करो कि आपकी एक एक्स कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं? आपने कोई एक बिजनेस रन करने के लिए, सपोज करते हैं कि आपने एक शॉप ओपन की है गारमेंट्स की, और उसमें क्या कर रहे हो, आप कपड़े सेल कर रहे हो और तीन चार और एम्प्लॉय रखे हुए हैं आपने, तो क्या वो पार्टनरशिप हो जाएगी? क्योंकि बस दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स तो हैं वहाँ पे, तो क्या वो सिर्फ पार्टनरशिप हो जाएगी? वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं बाकी के आपको छोड़ करके वो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके एजेंट की तरह हैं वो। ठीक है, आप दोनों आपस में प्रिंसिपल नहीं हो, तो प्रिंसिपल होना जरूरी है। दो या दो से ज़्यादा जो इंसान हैं उनका प्रिंसिपल होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट अमॉन्ग दैम। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप मस्ट बी टू कैरी ऑन ए बिजनेस। वो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होनी चाहिए। पार्टनरशिप आर फॉर्म्ड विद द प्राइमरी पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग और शेयरिंग की बात की गई, स्पेसिफिकली प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई है, लॉस शेयरिंग की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ तो लॉस शेयरिंग का भी कोई प्रोविजन होना चाहिए आपकी एग्रीमेंट में। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस जो है वो एक इंसान, मतलब जो एक मेंबर है, एक पार्टनर है, वो भी कैरी ऑन कर सकता है, और बाकी सब मिलकर भी कैरी ऑन कर सकते हैं, बशर्ते वो जो एक पर्सन जो है वो कैरी ऑन कर रहा है वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा हो। और यहीं से फिर म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट निकल के आता है। अब इन्हीं पांच एलिमेंट्स को मैंने इलेबोरेट किया है, और जहाँ पे केस लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो ऐड किया है। मैं ब्रीफली बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए। एक सिंगल पर्सन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इफ़ ए बिजनेस इज कंडक्टेड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल पर्सन, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे आपके, आपको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके एजेंट की तरह वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे कोई पार्टनरशिप अराइज नहीं होती है, नो पार्टनरशिप अराइजेज। वहाँ कोई भी पार्टनरशिप अराइज नहीं होती। पार्टनरशिप तभी अराइज होगी जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे, और वो सब के सब एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट ऑपरेट्स बाय वन पर्सन, और एक पर्सन अगर कोई ऑपरेट कर रहा है और मोर ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स, ए पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड। जब एक या एक से ज़्यादा पर्सन कैरी ऑन कर रहे हैं किसी बिजनेस को, वो खुद के बिहाफ पे या सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जो ये टर्म पर्सन है, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, क्या कंपनी इसके अंदर आ जाएगी, क्या पार्टनरशिप फर्म दूसरी, सपोज करो एक ए पार्टनरशिप फर्म है, एक बी पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या ये दोनों आपस में एक नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकती है मिल करके? तो इस पर्सन के अंदर दोनों ही पर्सन आते हैं, जो नेचुरल पर्सन होता है वो भी,
और जो लीगल पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि एक कंपनी जो है कि वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, इस पर्सन के अंदर आ जाएगी। तो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, क्या ये दोनों एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं? एक्स वाई जेड करके कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं? तो बिल्कुल बना सकती हैं। एक कंपनी ए है और एक इंडिविजुअल है बी, तो क्या ये दोनों बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, चाहे वो लीगल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है, वो उसके जो मेंबर्स हैं उनसे अलग नहीं होती है, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, तीन इसके अंदर मेंबर हैं, तो ये अलग नहीं है उस पार्टनरशिप फर्म से, ये पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट है। तो कोई भी ए पार्टनरशिप फर्म बी पार्टनरशिप फर्म के साथ एक नई पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट कर सकती है। वो तभी क्रिएट कर सकती है तब सारे के सारे ए के भी मेंबर्स, अगर इसके अंदर 10 मेंबर हैं और इसके अंदर 12 मेंबर हैं सपोज करते हैं, तो 10 के 10 और ये 12 के 12 आपस में एग्रीमेंट करेंगे, तभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर एग्रीमेंट करते हैं तो एक नई पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन 10 के बिहाफ पे एक पर्सन और इन 12 के बिहाफ पे एक दूसरा पर्सन मिल करके एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ले और वो इसको भी रिप्रेजेंट करें, ए को भी और बी को भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबको मिल करके एक नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी, सबको इंडिविजुअली एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हमने फैमिली लॉ में हमने पढ़ा था कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें एक कर्ता होता है। तो क्या कर्ता ऑन बिहाफ ऑफ दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म? एक पार्टनरशिप फर्म है ए और इसका एक्स मेंबर जाकर के इसमें पार्टनर बन जाता है, तो क्या ये पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे? नहीं, वो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं। अगर इस पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ए पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनना है, तो अगर इसके अंदर 10 मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, तो 10 के 10 को ए पार्टनरशिप फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जरूर यहाँ तक। लेट मी रीड आउट फॉर यू। एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बिकम ए पार्टनर of a partnership firm because only individuals and not the body of persons, only individuals can become partners, not the body of the persons, ठीक है। who can be partners in a partnership firm, and Hindu undivided family directly or indirectly cannot become a partner of a firm because the firm is an association of individuals. A body of persons like a firm cannot enter into partnership with other individuals. And Hindu undivided family cannot be in a better position than the partnership firm. जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म ए और बी आपस में एक नई पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट कर सकती, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अलग नहीं है जैसे कि ये पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है। वो भी एक तरीके से पार्टनरशिप ही होती है, तो वो नई एक पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकती है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको इंडिविजुअली जितने भी मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सबको पर्सनली एंगेज होना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है एग्रीमेंट। पहला एलिमेंट हमने देख लिया, दूसरा है एग्रीमेंट। जो यहाँ पे टर्म एग्रीमेंट है दैट इज हैविंग द सेम मीनिंग विच इज इन सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट का मीनिंग लिखा है वो सेम मीनिंग यहाँ भी हम बोरो कर लेंगे इसके अंदर भी। और जो सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें जो जो इसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के, वो सारे भी फुलफिल होने चाहिए इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट से ही ये एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोअर्शन से डरा धमका करके किसी को बोल रहे हो कि मेरी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और ये एग्रीमेंट जो है वो किसी भी अनलॉफुल पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी वॉइड हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। कैरी ऑन बिजनेस। कैरी ऑन बिजनेस का क्या मतलब है? द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिंग ऑन ए बिजनेस एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट। इट मे बी एनी बिजनेस विच इज नॉट अनलॉफुल। ये कोई भी बिजनेस हो सकता है जो कि अनलॉफुल नहीं है। सेक्शन 2 जो है पार्टनरशिप एक्ट का वो बिजनेस को डिफाइन करता है। बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन करता है? इंक्लूडिंग एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन।
बहुत सारे ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन इसके अंदर आते हैं, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बशर्ते वो क्या है, ऑक्यूपेशन या जो भी ट्रेड आप कर रहे हो वो अनलॉफुल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए। द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड इज कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। इट इज़ फर्दर नेसेसरी दैट द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन, बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए। एक दो सिंगल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकती, ठीक है। सपोज करो 4 लोगों ने मिल करके बहुत सारी बुक्स खरीद ली, वो पर्सनल पर्पज के लिए अगर खरीदी है, एक ही ट्रांजेक्शन की है, तो वो बिजनेस नहीं बनती, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बनता है। और वही पर्सन्स अगर बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं और उनको बाद में रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, तो वो क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। कैरी ऑन by all the partners or any one of them acting for all of them, carrying on of a business involving a series of transactions होनी चाहिए, merely a single isolated transactions of a purchase and sale by a number of person does not means carrying on of business। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर बहुत सारे लोग मिल करके बुक्स खरीद रहे हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो कैरी ऑन बिजनेस नहीं आएगा वहाँ पे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए उसका पर्पस जो होना चाहिए वो अर्निंग द प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप अर्न करोगे तभी आप प्रॉफिट को शेयर करोगे, ठीक है। ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ होते हैं, सोसाइटी होते हैं, क्लब्स होते हैं, इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट शेयर करना भी नहीं होगा, तो ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएंगे एंड दे डू नॉट क्वालिफाई एज ए पार्टनरशिप। वाइल प्रॉफिट शेयरिंग इज ए की एलिमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टू डिसाइड वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप और नॉट, बट नॉट एवरी वन बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रॉफिट इज नेसेसरली ए पार्टनर। जरूरी नहीं कि सबको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पार्टनर्स ही होंगे। सपोज करो कि मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और कोई मेरा एम्प्लॉय था, उसकी इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी कोई हादसा हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं उसकी वीडो को अपनी पार्टनरशिप फर्म से मैं डायरेक्टली अलाउंस ना दे करके हर मंथ उसको पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट आता है उसका 1% शेयर उसको देता हूँ। तो क्या इसका मतलब वो उसकी वीडो है जो वो मेरी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हो जाएगी? नहीं, ठीक है। इस केस में वो उसकी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मोटिव जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का वो पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करना नहीं है, मेयरली बस कंपनसेशन देना है। फॉर इंस्टेंस शेयरिंग प्रॉफिट विद एनी एम्प्लॉयज विडो और बिजनेस मैनेजर डजंट कन्फर पार्टनरशिप स्टेटस। और मेरा कोई मान लो मैनेजर है, मैं उसको सैलरी ना दे करके बोल रहा हूँ कि अगर जितना ग्रोथ मेरा पार्टनरशिप फर्म करेगी, जितना प्रॉफिट मैं अर्न करूँगा उसका 5% मैं आपको दूंगा। अब वो मैनेजर जो है बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि उसका 5%, जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका भी तो 5% इंक्रीज होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसेंटिव देने के लिए उस मैनेजर को मैंने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया है, ठीक है, ना कि मैं उसको अपना एक मेंबर बना रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म का। तो merely just because I'm sharing profit doesn't mean I'm considering that as a partner। इसका एक पहले लैंडमार्क केस होता था ग्रेस वर्सेस स्मिथ। इसमें बोला गया था कि जिस भी इंसान को अगर आप प्रॉफिट दे रहे हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, एवरी मैन हु हैज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए ट्रेड ought ऑल्सो टू बियर हिज शेयर ऑफ लॉस। यहाँ पे इस केस में बोल दिया गया था कि जिसको भी आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पार्टनर हो जाएगा। लेकिन दिस इज ओवर रूल्ड इन कॉक्स वर्सेज हिकमैन। कॉक्स वर्सेज हिकमैन में इस चीज़ को ओवर रूल्ड कर दिया था, इस प्रिंसिपल को ओवर रूल्ड कर दिया था। और क्या हेल्ड किया गया था? इट वॉज हेल्ड दैट द पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस डू नॉट ऑलवेज इनकर द लाइबिलिटी, मतलब वो पार्टनर नहीं बन जाता, पार्टनर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलेस द रियल इंटेंशन रियल रिलेशन बिटवीन दैम इज दैट ऑफ पार्टनर। और अगर जब तक उनके बीच का जो रिलेशन है वो दैट ऑफ पार्टनर नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। इंटेंशन होनी चाहिए, कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई तो मोटिव होगा, कोई तो इंटेंशन होती है ना उस एग्रीमेंट को करने के लिए। तो वो इंटेंशन उसको पार्टनर बनाने की होनी चाहिए, ना कि कोई और पर्पज। इस केस में क्या था कि इसमें जो कर्ज चुकाना था, तो कर्ज जिसको
एक्स एक पर्सन है, उससे मैंने डेप्ट लिया है, कर्ज लिया है। अब मैं इसका कर्ज चुका नहीं पा रहा हूँ और इसको सिक्योरिटी देने के पर्पज़ से मैंने इसको बोला कि आप मेरे बिजनेस को मैनेज भी कर लीजिए और जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का कुछ शेयर आप अपना जो कर्ज चुकाने के लिए रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो कर रहा हूँ इसके साथ में, लेकिन मैं उसको और मैनेजिंग राइट भी दे रहा हूँ इसको कि मेरे बिजनेस को आप मैनेज करो जिस तरीके से आपको लगता है कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज़्यादा आप जल्दी आपका पैसा चुकता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनर नहीं बन जाएगा ये एक्स पर्सन मेरा, ठीक है। यहाँ पे मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पर्सन को सिक्योरिटी देना कि आपका डेप्ट उतर जाएगा, मैं कर्जा उतार दूंगा प्रॉफिट में शेयर देके, ये उसका मोटिव है। यहाँ पे पार्टनर बनाना बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। रिलेशन जो रहेगा यहाँ पे फिर भी क्रेडिटर और डेप्टर का ही रहेगा। एंड जो ये प्रिंसिपल कोक्स वर्सेस हिकमैन में एस्टेब्लिश किया गया था, ये बाद में सेक्शन जो 6 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, क्योंकि ये कोक्स वर्सेस हिकमैन बाहर का केस है, इंडिया का नहीं है, जो जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया था तो सेक्शन 6 का एक बेसिस भी इसने क्रिएट किया था। सेक्शन 6 में क्या एस्टेब्लिश किया गया है कि कौन पार्टनर हो सकता है और उनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं पार्टनर्स की। This section underscores that a true partnership is determined by the real relationship between parties, considering all the relevant facts, and merely sharing of profit is not the conclusive test of partnership. सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा ही मॉलो वर्सेस कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में हेल्ड किया गया था। इसमें भी सिमिलर फैक्ट्स थे। आप ये दोनों के दोनों केस और एक केडी कामन जो केस है, तीनों केसेस आप जा कर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। वहाँ पे मैंने अच्छे से फैक्ट वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इन बोथ द अबव मेंशन केसेस क्रेडिटर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द बिजनेस, क्योंकि वो मैनेज भी कर रहे थे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी कर रहे थे, मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को देख लो, और शेयरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट का बेसिस था, इंटेंशन जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था कि आपका कर्ज हम चुका देंगे, और उनका मोटिव ये नहीं था कि आप पार्टनर बन जाओ हमारी फर्म के अंदर, ठीक है। If their intention is just to provide them security about the debt, they cannot be treated as partners even though they are sharing profits, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, ये लास्ट है। म्यूचुअल एजेंसी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूसिव टेस्ट जो है किसी भी पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने का, वो है म्यूचुअल एजेंसी। ये भी जरूरी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, विदाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मेयरली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं बनता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी जो है कंक्लूसिव टेस्ट हो सकता है किसी भी पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए। It states that the business must be carried on by all or any of the partners acting for all, implies that, इसका मतलब क्या निकलता है, implies that partners act as both agents and the principals। पार्टनर्स एजेंट की तरह भी एक्ट करेंगे एक दूसरे के, और वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होंगे, ठीक है। अब केडी कामत वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस केस में क्या होता है, केडी कामत के साथ में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर लेते हैं, बाद में जब ये इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को उस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। मना क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सेसिव कंट्रोल जो था ना, वो किसके पास था, बिजनेस का, केडी कामत के पास था, कि सारे के सारे डिसीजंस जो है मोस्टली केडी कामत ले रहे थे, और बाकी के जो लोग थे वो उसके सबॉर्डिनेट की तरह एक्ट कर रहे थे एक तरीके से, और उसी के कहने पे वो उसकी ही अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे थे। और लेकिन उनके अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट था। इसके अंदर कुछ 6 आदमी थे, 6 के 6 आपस में शेयरिंग करते थे प्रॉफिट की, लेकिन जो एक्सेसिव कंट्रोल था वो केडी कामत के पास था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक्सेसिव कंट्रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ केडी कामत के पास है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो मना कर देते हैं रजिस्टर करने से लिए। तो जब मना कर देते हैं तो केडी कामत अपील कर देते हैं उसके रिगार्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट इस केस में पाते हैं कि भले ही एक्सेसिव कंट्रोल किसी एक मेंबर के पास हो, ये देखना जरूरी है क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, क्या जो केडी कामन जिसके पास एक्सेसिव कंट्रोल है वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। और इस केस में पाया कि केडी कामन जो थे वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। Supreme Court has affirmed that in
line with the section 4 of the Partnership Act 1932, the firm's business should be conducted either collectively by all the partners, या तो collectively सारे partners मिलके करें, या by any one partner acting on behalf of the other। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो अगर एक पर्सन एक्ट कर रहा है तो क्या वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। In this specific case involving KD Kamath, despite having been the primary partner with substantial authority and control and the other partners operating under his guidance, a partnership was established। भले ही उसके पास सारा कंट्रोल था, अथॉरिटी थी, लेकिन वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा था? बाकी सब मेंबर्स के बिहाफ पे काम कर रहा था। This highlight that even if one partner hold significant authority, a partnership can still exist if there is sharing of profit and mutual agency among all the partners। आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। यहाँ पे कॉक्स वर्सेस हिकमैन में भी बोला गया था, इवन दो ट्रस्टीज मैनेज स्मिथ एंड सन्स बिजनेस, जो स्मिथ एंड सन्स थे उसके बिजनेस को जो ट्रस्टीज जो थे, क्रेडिटर्स के जो ट्रस्टी थे वो मैनेज कर रहे थे। दे वर नॉट कंसिडर्ड पार्टनर, उनको पार्टनर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? दिस वॉज बिकॉज द ट्रस्टीज वर एजेंट। ट्रस्टीज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहे थे, और बिजनेस फिर भी किसके हाथ में था? स्मिथ एंड सन्स के नाम पे ही वो बिजनेस को रन कर रहे थे। दे वर एजेंट्स एंड नॉट प्रिंसिपल्स एंड लैक द म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में क्या होगा? ए पर्सन जो है वो एक्स का एजेंट है, ए एक्स का एजेंट है, ये तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन हो गया। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? ए एक्स का एजेंट भी है और एक्स भी ए का एजेंट है, और एक दूसरे के ये प्रिंसिपल भी हैं, ठीक है। इस तरीके से म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन लिखा है, वाइल द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इज ए सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ पार्टनरशिप, ये बिल्कुल सही इंडिकेटर है कि उनके बीच में म्यूचुअल जो शेयरिंग है प्रॉफिट की वो होनी चाहिए। इट अलोन इज नॉट द कंक्लूसिव, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला मेयरली बिकॉज जस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। द की एलिमेंट इंक्लूड्स a mutual agreement between two or more persons to engage in a business with the intention of earning and sharing the profit. Importantly, the conclusive test for the partnership involves the existence of mutual agency, where partners act as both agents and as well as principal of one another in the course of conducting the business। ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे। क्या? दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, वो किसी एक बिजनेस में एंगेज होने चाहिए, वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, और शेयरिंग होनी चाहिए प्रॉफिट की। एंड कंक्लूसिव टेस्ट क्या है? कंक्लूसिव टेस्ट है कि क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो 2022 के अंदर पूछे गए हैं सबकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to it। PDF of this video will be provided on my Telegram channel। Telegram channel का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Also you can search my Telegram channel by name lowbytes906। Thank you so much।